हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान देंगे, आज हम लोग एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं, जो कि आपको वॉल्यूम 2 मार्केट में नया आया है। इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसमें टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ की जिन्हें भी आवश्यकता है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही ध्यान देंगे दोस्तों कि एडिटेरिया का इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह होता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें ये जो आपको वैकेंसी आई है इंटर लेवल पर, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। इसमें बहुत लॉन्ग टाइम पे आपको इसकी वैकेंसी आती है। तो ध्यान देंगे, हम लोग सब अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर वॉल्यूम 2 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बीएसएससी एडिटेरिया का। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, जैसे कि हमने आपको इंट्रो में बताया। आपको देखिएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1, यहाँ से देखिए हम लोग आज करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। यहाँ पर टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया है। तो दोस्तों सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार आपको अनुरोध है कि इस सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में एक ग्रुप में जल्दी से आप शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखेंगे पहला प्रश्न कि 6.5, ध्यान दीजिएगा, 6.5 पीएच मान वाले एक विलयन में HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा 6.5 पीएच मान वाले विलयन में HCl मिलाने पर। इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा, राइट ए हो जाएगा दोस्तों कि विलयन अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान इसका घट जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसके साथ साथ दोस्तों कि पीएच का जो खोज किया था, किसने किया था, तो सोरेनसेन ने किया था। इसको इनका नाम याद रखेंगे, किसने किया था, सोरेनसेन ने किसका खोज किया था। पीएच का अगर फुल फॉर्म पूछ देगा दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर पीएच का जो प्रास होता है, आपको रेंज होता है, तो 0 से 14 होता है, ठीक है। और अगर 7, इसका आपको 7 अगर पूछ देता है तो 7 आपको उदासीन कहलाएगा। 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा। अगर 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्षारीय कहलाता है। इस सभी पॉइंट्स को नोट करते चलना है, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न से आपका 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ से कवर होते जाएगा, ठीक है। तो सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे। और वहीं पर आपको देखिएगा, मानव मूत्र का अगर पीएच मान पूछ देगा तो कितना होता है, मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है, ठीक है, ओनली 6 से। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, ठीक है। और रक्त का, मानव ब्लड का आपको पूछ देगा तो 7.4 होता है पीएच मान, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 2 नंबर। रासायनिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। रासायनिक परिवर्तन में पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा, रंग में परिवर्तन, किसी गैस का बनना और उष्मा प्रकाश का उत्सर्जन, तो इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इनमें से सभी, इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी आपको रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 3 नंबर दोस्तों के सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर देखिएगा मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार आपको इसका नाइलॉन क्या है, इसको फाइबर से मिलान कर देंगे। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो पीवीसी का देखिएगा हो जाएगा आपको ये थर्मोप्लास्टिक है। पीवीसी हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक और बैकेलाइट हो जाएगा आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इस प्रकार आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा बी में दिया हुआ है 1 का 3, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 4 नंबर के, विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है। विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट पूछ रहा है कि क्या है। इसका देखेंगे हम लोग क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा दोस्तों, वाट, ठीक है। शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है, वाट होता है। वहीं अगर वोल्ट पूछेगा दोस्तों तो किसका होता है, विद्युत विभव का होता है, साथ साथ विभवांतर का भी होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग सभी को, ठीक है। एम्पियर विद्युत धारा में चले जाइए, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट पूछ देगा तो एम्पियर हो जाएगा। कार और जूल का हो जाएगा आपको ऊर्जा, ठीक है। कार तथा ऊर्जा का क्या हो जाएगा, ऐसा ही मतलब जूल हो जाएगा। सभी पॉइंट को नोट करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5 नंबर। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो देखिएगा आपको दोस्तों 5 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। किसके लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना को 1968 में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यान दीजिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों कि जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। 6 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवित जीवों के मृत अवशेष से प्राप्त होता है। जीवित जीवों के मृत अवशेष से जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है, एम्फीबिया क्या बताता है।
7 का आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को, जो जो जंतु जो है कि आपको जल पर भी और स्थल पर दोनों पर रहता है, वही आपको एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया का मतलब हो गया आपको उभयचर वर्ग वाले जंतु, जैसे कि आपको मेंढक हो गया, टोड हो गया, ये सब आपको एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी ऐसा आपको सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशरूम में पाए जाने वाला पोषण का साधन क्या है। तो मशरूम में पाए जाने वाला पोषण का साधन यहाँ पर आपको मृतोपजीवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कौन से मौसम में। ध्यान दीजिएगा, पेंडुलम घड़ी जो है आपको तीव्र गति से ये चल सकती है कौन से मौसम में। तो ये शीतकाल में तीव्र गति से चल सकती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है कि शीतकाल में पेंडुलम घड़ी की जो आवर्तकाल है वो घट जाती है, कम हो जाती है, जिससे आपको तेज चलती है। वहीं अगर ग्रीष्म ऋतु की बात की जाए तो इसमें आपको आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त होता है और धीरे चलता है। तो यहाँ पर यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, ये किसकी देन है। 10 का आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। एम.एन. साहा की, यानी कि मेघनाथ साहा की आपको यह देन है, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत है। वहीं सीवी रमन की देखिए बात की जाए तो इनको 1930 में रमन इफेक्ट के लिए, रमन प्रभाव के लिए आपको इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होगी। अगर ताप बढ़ेगा टेम्परेचर तो द्रव की श्यानता क्या होगी, विस्कोसिटी। 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये घट जाएगी। द्रव की श्यानता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 12 नंबर प्रश्न है कि कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा एक पदार्थ, तरल पदार्थ होता है, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाता है। वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। यानी कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच एक जेली जैसा जो पदार्थ होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर, निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा। ध्यान दीजिएगा, कौन से इनमें से वैज्ञानिक थे जिनमें जो अपने बेटे के साथ है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा है। तो 13 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा कौन हो जाएगा आपका। 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा सी हो जाएगा दोस्तों, ये विलियम हेनरी ब्रैग। ठीक है, विलियम हेनरी ब्रैग हो यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, विलियम हेनरी ब्रैग जो थे ये अपने बेटे ये विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ संयुक्त रूप से 1915 में आपको भौतिकी विज्ञान का आपको इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। कि किस चीज़ के लिए, इन्होंने अपने पुत्र के साथ मिलकर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का विकास किया तथा इस यंत्र की सहायता से परमाणुओं और क्रिस्टलों के विन्यास को स्पष्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक सितारे में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है। एक सितारे में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ है। अप्रमागी एवं अनुप्रस्थ जो होता है ये आपको ध्वनि तरंग उत्पन्न होता है एक सितारे में। किसमें, एक सितारे में। 15 नंबर प्रश्न है कि किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 15 का, कि ध्वनि की कंपन के आयाम को कम करना चाहिए। ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। 16 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवरक्त तरंग। ठीक है, इंफ्रारेड वेव जो होता है इसका उपयोग किया जाता है प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से। देखिएगा, दृश्य प्रकाश, अवरक्त, पराबैंगनी या एक्स किरण का। 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये एक्स किरण जो है इसका आपको अधिकतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसके साथ 18 नंबर प्रश्न के ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई आबंध कितने होते हैं। ओजोन अणु के देखिए, ओजोन का सूत्र होता है O3। ठीक है, O3। ठीक है, कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई आबंध पूछ रहा है कि कितने होते हैं। तो इसमें देखिएगा 2 सिग्मा और 1 पाई होता है। 18 का आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 सिग्मा और 1 पाई आबंध होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है, यह क्या इंगित करता है। जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग जो है कि बदल जाता है। 19 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, धारा का रासायनिक प्रभाव। क्या हो जाएगा, धारा का रासायनिक प्रभाव ये आपको इंडिकेट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एल्वियोली। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एल्वियोली। एल्वियोली वे होते हैं जहां फेफड़े एवं रक्त श्वसन प्रणाली के दौरान ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। वायु से सांस ली जाने वाली ऑक्सीजन एल्वियोली से होकर रक्त में जाती है तथा यहां से पूरे शरीर के ऊतकों तक पहुंचती है। ठीक है, एल्वियोली यही होता है आपको। श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? तो एल्वियोली में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग एक कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? कौन सा एक अंग है जो कि आपको एयर कंडीशनर के रूप में काम करता है? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नासिका। ठीक है, नासिका जो होता है ये आपको एयर कंडीशनर के रूप में हमारा शरीर का ये अंग है जो कि कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर के, मरुस्थलीय पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ध्यान दीजिएगा, मरुस्थलीय पौधे का कुछ विशेषताएं इसमें दिया हुआ है। देखिएगा, ये वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देते हैं, ये आपको सही नहीं है, गलत है। इनकी पत्तियां सदैव चौड़ी एवं चपटी होती है, ये भी नहीं होगा। ये वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खो देते हैं, ये आपको बहुत कम पानी खोते हैं, ये सही है आपका। इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती है, ये भी सही है कि आपको पानी की खोज में आपको काफ़ी गहराई तक ही बढ़ती है। तो ये आपको 3 और 4 इसका सही हो जाएगा। 3 4 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तांबे की मात्रा किसमें आपको अधिकतम पूछ रहा है कि होती है? देखिएगा, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर या गन मेटल में। 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कांसा में। ठीक है, कांसा में जो होता है ना, तांबे की मात्रा इसमें अधिक होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों कि देखिएगा, पीतल में तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल में जो कि 68 से 71% लगभग होता है आपको तांबा इसमें होता है, और जस्ता की उपस्थिति कुछ होती है। ठीक है, वहीं कांसा की अगर बात की जाए तो ये आपको कांसा में आपको 88% आपको तांबा होता है, तांबा, और 12% जो है टिन होता है इसमें, ये इसका कांसा में। जर्मन सिल्वर में आपको दोस्तों होता है, जर्मन सिल्वर में इसकी उपस्थिति जो है कि 50% तांबा और इसके बाद आपको तांबा होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें कम है आपको जर्मन सिल्वर में भी। गन मेटल में हो जाएगा टोटल आपको 85% इसमें होता है तांबा और 10% टिन होता है। तो इसके हिसाब से आपको देखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट है, कांसा आपको सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आनुवंशिकी के जनक की उपाधि किसे दी गई है? आधुनिक आनुवंशिकी के जनक 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेगर जोहान मेंडल को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपको करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं? अगर कोई फूल है आपको, उसके केंद्र के भाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा यहाँ से, स्त्री केसर कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 26 नंबर की, माउंट एवरेस्ट के पास से 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? देखिएगा, माउंट एवरेस्ट के पास पूछ रहा है कि 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? 26 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शीतल महाजन। ठीक है, शीतल महाजन नाम याद रखेंगे इनका। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, काफ़ी आपको इसको VVI लगा लीजिएगा, एग्जाम के रिगार्डिंग VVI इसको लगा लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से जो होता है आपको, इसको राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी जानिएगा इस पॉइंट को। वर्ष 2024 में कितने व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 व्यक्ति को नामित किया जाएगा। इन 5 व्यक्तियों में कौन कौन शामिल है इनका नाम भी जान लीजिएगा, कि जिसमें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कि श्री कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एवं PV नरसिम्हा राव, तथा हरित क्रांति के जनक व कृषि वैज्ञानिक जो थे MS स्वामीनाथन, जिन्होंने आपको भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी 1966-67 में। इनका भी ये भी डेट भी याद रखिएगा। तो MS स्वामीनाथन को प्रदान किया जाएगा। टोटल 5 व्यक्ति हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपको राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 28 का ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा, A+B दोनों को। देखिएगा, स्वामी रामभद्राचार्य और बी में है जाके कि गुलजार। ठीक है, गुलजार, ये आपको इन दोनों को जो है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। ये भी आपको VVI लगा लीजिएगा, ये प्रश्न ये सब हो सकता है कि लड़ जाए। ठीक है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको
29 नंबर के 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 के विजेता कौन बनी है? 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 में जो हुआ, इसकी विजेता कौन बनी है? तो 29 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिस्टीना पिचकोवा। ठीक है, अभी हाल ही में बनी है क्रिस्टीना पिचकोवा। ये आपको चेक गणराज्य की आपको ये है, कहाँ इन कौन से देश से बिलोंग करती हैं? चेक गणराज्य, इनका यहाँ नाम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये आपको जो है कि 9 मार्च 2024 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। यह भी अगर पूछ देगा दोस्तों कि आपको 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो 2024 में हुआ, ये कहाँ गया आयोजन इसका कहाँ हुआ था? तो 9 मार्च 2024 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, इसको याद रखिएगा नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 30 नंबर यहाँ से, कि भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोंगो सागर 2023 से कहाँ आयोजित किया गया है? 30 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, विशाखापट्टनम में। ठीक है, कहाँ? विशाखापट्टनम में। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण बोंगो सागर 23, ये जो हुआ आपको, ये दोनों नौसेना द्वारा समन्वित गश्ती का 5वां संस्करण कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपको, चेतन भगत। इसके लेखक कौन है? चेतन भगत है। वहीं देखिएगा मार्गरेट एटवुड का भी एक पुस्तक है 14 डेज, क्या है? 14 डेज के लेखक है मार्गरेट एटवुड। ली कोनेन, इनका भी एक बुक है कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, इनके बुक के नाम है। और रघुराम राजन जी का भी एक बुक है को ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। ठीक है, सभी पॉइंट को नोट करते चलेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 32 नंबर के, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया? तो 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, नीतीश कुमार। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये भी, नीतीश कुमार यहाँ से आपको सही उत्तर हो जाएगा, उन्होंने उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है कि बिहार की किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है? बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया है, किस पंचायत को? 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा डी हो जाएगा, कोसियामा। ठीक है, कोसियामा एक ग्राम ये पंचायत है, ये उसको बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है, कोसियामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत लाभार्थियों की अधिकतम संख्या रही है? कौन से राज्य में? 34 का ऑप्शन नंबर देखिएगा ए हो जाएगा, बिहार। ठीक है, बिहार जो है कि यहाँ पर आपको सबसे अग्रणी राज्य रहा है ये लाभार्थियों में, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो मिला बिहार राज्य के वासियों को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी और पुरस्कार जीता? अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी और पुरस्कार जीता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, लियोनेल मेस्सी। ठीक है, 36 वर्षीय आपको लियोनेल मेस्सी जो है ये पेरिस के एक थिएटर डू चैटलेम में अपना 8वां बैलन डी और पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, MS धोनी। ठीक है, क्रिकेट के महान दिग्गज खिलाड़ी MS धोनी को SBI ने, भारतीय स्टेट बैंक ने ब्रांड एम्बेसडर अपना नियुक्त किया है। ध्यान दीजिएगा, SBI की वही स्थापना पूछेगा, स्थापना भी जान लीजिए, ये 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। कब? 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है? भारतीय स्टेट बैंक का मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 37 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा रहा है? ठीक है, महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च हुआ था उसके उद्देश्य से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं रहा है। यहाँ पर देखिएगा नहीं के बारे में पूछा है, तो 37 का ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपको जुड़ा रहा है। नमक कानूनों के प्रावधानों की अवहेलना करना, पूर्ण स्वराज्य के लिए देशव्यापी जन भागीदारी हासिल करना, ये तीनों है, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपको यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 38 नंबर का, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? देखिएगा, बहादुर शाह या बहादुर शाह जफर जिसको बोला जाता है, साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था 1857 के विद्रोह के समय, तो किसे दिया था? अजीमुल्ला
विरजिस कादिर, बख्त खां या हसन खां। 38 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, बख्त खान को दिया था। किसे? बख्त खान को ये उपाधि दिया था। अगला प्रश्न है 39 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी सभा दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित की गई थी? कौन सी सभा इनमें से? रहनुमाई माजदयान सभा, मुस्लिम लीग, खुदाई खिदमतगार, सोशल सर्विस लीग। 39 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, पहला वाला ही आपको राइट आंसर हो जाएगा कि रहनुमाई माजदयान सभा। रहनुमाई माजदयान सभा जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि रहनुमाई माजदयान सभा जो आपको की स्थापना आपको 1 अगस्त 1851 ईस्वी में की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बम्बई में यह किया गया था। कहाँ? मुंबई में। मुस्लिम लीग की वही स्थापना अगर पूछेगा दोस्तों तो मुस्लिम लीग के आपको संस्थापक थे आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1906 ईस्वी में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। खुदाई खिदमतगार देखिएगा, खुदाई खिदमतगार के बारे में अगर पूछता है तो इसे भी जान लीजिएगा 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ठीक है। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में श्री नारायण मल्हार जोशी ने किया था। ये सब चारों पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 39 नंबर के निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन कौन से साल में किया गया था? 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1927 ईस्वी में। कब? 1927 ईस्वी में किया गया था। 1927 ईस्वी में पुणे में किया गया था। कहाँ? पुणे में। अगर जगह पूछेगा तो पुणे याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के काल में प्रतिपादित किया गया था? तो 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, एच.डी. देवगौड़ा। क्या हो जाएगा? एच.डी. देवगौड़ा के काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 नंबर, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? ध्यान दीजिएगा, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? आपको संघ में रहने वाला, जो संघ में रहने का मतलब होता था जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो घर से जो लोग बाहर निकलते थे, घर को त्याग कर देते थे और एक संघ बनाया गया था, वहीं पर लोग रहते थे जाकर के ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उसी को संघ कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा दोस्तों 42 का, विनय पिटक यहाँ सबका सही उत्तर हो जाएगा। विनय पिटक है। देखिएगा बौद्ध धर्म जो आपको जो कोई 3 पिटकों की संख्या 3 है, एक सूत पिटक होता है, एक अभिधम्म पिटक और एक विनय पिटक। उसी विनय पिटक में इसकी संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं की नियम का मिलता है संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर की, गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक है 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है। देखिएगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। यहाँ बोल रहा अंतिम शासक आपको विष्णुगुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर के, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? कौन से मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, संकीशा स्तंभ। कौन सा? संकीशा स्तंभ के शीर्ष भाग पर यानी कि टॉप पर उसके विशाल हाथी स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है 45 नंबर की, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था उस समय? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। 8/8/1942 डेट याद रखिएगा छोटा टिक के साथ। ठीक है, 8/8/1942। ठीक है, आंदोलन प्रस्तावित जब हुआ था तो कांग्रेस का अध्यक्ष पूछ रहा है उस समय कौन थे? तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। और सबसे कम उम्र में आपको बनने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष भी यही थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भी पॉइंट याद करते चलिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हम लोग 46 नंबर के, पांडुलिपियों का क्या महत्व है? ध्यान दीजिएगा, पांडुलिपियों का क्या महत्व पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 46 का बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा बी हो जाएगा। यहाँ पर 1, 3 और 1, 2 और 3 तीनों इसमें से सही है, 4 गलत है। ठीक है, देखिएगा प्राचीन ज्ञात विज्ञान की बातों की चर्चा, जो प्राचीन ज्ञात विज्ञान की जो बात थी उसकी चर्चा उसमें की जाती थी पांडुलिपि में। राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, फिर धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा। ठीक है, स्तंभ लेखों का अध्ययन में ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका 46 का आपको राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 47 नंबर के, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? अफगान मूल के कौन थे इनमें से? कौन से सल्तनत शासक के इनमें से? खिलजी, तुगलक, सैयद या लोधी? 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, लोधी। ठीक है, लोधी जो था आपको दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का जो शासक था यह अफगान मूल के थे।
लोधी वंश का स्थापना कब हुई थी, ध्यान दीजिएगा, और किसने किया था। यह भी अगर प्रश्न पूछता है दोस्तों तो याद रखिएगा, बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में, ठीक है, 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने किया था, इसका भी याद रखिएगा, लोधी वंश का संस्थापक है। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट याद कीजिएगा कि अंतिम अंतिम लोधी वंश का संस्थापक कौन था, शासक है अंतिम लोधी वंश का, तो इब्राहिम लोधी था, जो कि 1526 ईस्वी में जो पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी उसमें वो हार गया था, और बाबर ने उसको हरा दिया था, और उसके बाद फिर मुगल वंश की स्थापना हो गई थी 1526 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो कौन सा है। 48 का बी हो जाएगा राइट आंसर, बलबन का मकबरा, ठीक है। बलबन का मकबरा जो था भारत में प्रथम मकबरा था जो कि शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, यानी कि बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। कौन सा प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, तो 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो। भारत का तोता हिंद के नाम से भी अमीर खुसरो को जाना जाता है इनके नाम इनको, तो याद रखिएगा इनको भी, ठीक है। तो तूतीय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ से कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सजाइए, ठीक है। इनमें से सजाना है हम लोग को काल क्रमानुसार। तो 50 का देखेंगे हम लोग यहाँ पर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा पहले तराइन का देखिएगा, तराइन का युद्ध कब हुआ था। तराइन का युद्ध से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तराइन का युद्ध जो हुआ था आपको 1191 ईस्वी में हुआ था, पहला युद्ध। दूसरा आपको 1192 में हुआ था, ठीक है, तराइन का युद्ध। उसके बाद फिर आ जाइए आपको तराइन का द्वितीय युद्ध पूछ रहा है, 1192, माफ कीजिएगा, द्वितीय युद्ध पूछ रहा है, तो 1192 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब हुई थी, ये 1296 में इसकी हत्या हो गई थी, 1296 ईस्वी में। और अफगानपुर षड्यंत्र कब हुआ था, ये जो हुआ था आपको 1325 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में। और मोहम्मद तुगलक के द्वारा राजधानी का स्थानांतरण हुआ था आपको 1325 से 1351 ईस्वी में हुआ था, 1325 से 1351, ठीक है, 1325 से 51 ईस्वी। इस प्रकार आपको देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 4321 हो जाएगा, 4321 है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख चुनाव कौन करता है। पंचायत समिति के प्रधान या प्रमुख का जो चुनाव कौन करता है। 51 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा, पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा चुनाव होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। 52 का डी हो जाएगा दोस्तों, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना ये उद्देश्य है। अगला प्रश्न ये देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 53 नंबर यहाँ से कि संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान को काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और इजी भी प्रश्न हैं ये कि बनाने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। 54 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला वाला ही, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। और साथ साथ ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, कब हुई थी, इसका आयोजन 9 दिसंबर 1946, छोटा डेट के साथ याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे इसमें, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 55 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 जो है कि स्वतः जो है कि निलंबित हो जाता है, भारतीय संविधान कौन अनुच्छेद के अंतर्गत है। 55 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 359 क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जो है कि अनुच्छेद 19 जो है कि स्वतः आपको ये क्या निलंबित हो जाता है। 55 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं
क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न है। आपको ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ से राइट हो जाएगा, नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। वहीं अगर पूछेगा आपको कोई प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु को सिलेक्ट होने के लिए कितनी होती है, तो 25 वर्ष। ठीक है, अलग अलग देखिएगा होता है, इसमें से दो तरह का प्रश्न पूछता है। अगर लोकसभा से अगर कोई भी सदस्य बनने के लिए प्रधानमंत्री जा रहा है तो 25 वर्ष, और राज्यसभा से जा रहे हैं तो 30 वर्ष, दोनों याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 57 नंबर कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो 57 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अगर सूरज और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उपसौर। 57 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, उपसौर कहते हैं। और वहीं पूछ देगा कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, तो अपसौर आप लोग लगाएंगे। उसका उत्तर क्या लगाएंगे? अपसौर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? भूटान राष्ट्र के साथ है नहीं मिलती है, कौन सी राज्य की सीमाएं? तो देखिएगा 58 का यहाँ से आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, मेघालय। मेघालय आपका यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से एक ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, देखिएगा सीमाएं जो मिलती हैं भूटान से, आशिक आप। ठीक है, ये आपको ट्रिक याद रखना है। ठीक है, इससे आपको याद करने में और आसानी होगा उत्तर लगाने में। आशिक आप। ठीक है, आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सी से हो जाएगा आपको यहाँ पर सी है, ठीक है, आशिक, सी से हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, आ से हो जाएगा फिर आपको असम, और प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसमें देखिएगा पश्चिम बंगाल है, फिर अरुणाचल प्रदेश भी है, सिक्किम में जा रहा है, लेकिन मेघालय नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ट्रिक लिख लीजिएगा, याद काम देगा। अगला प्रश्न है कि सूची को सूची दो से यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, सूची को सूची दो से यहाँ से मिलान करना है। तो क्या दिया है यहाँ पर? देखिएगा जनजाति समूह दे रखा है और देश दे रखा है। देखिएगा यहूदी कहाँ हो जाएगा? 59 का देखिएगा राइट आंसर यहूदी आपको इजराइल हो जाएगा। ठीक है, इजराइल हो जाएगा। टेढ़ा जनजाति जो है आपको ये लीबिया में पाया जाता है। कहाँ? लीबिया में पाया जाता है। बेजा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बेजा आपको मिस्र में पाई जाती है। कहाँ? मिस्र में। लूर ईरान में पाई जाती है। तो ये आपको इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। तो 59 का इस प्रकार आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन सी आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? कौन से? 60 का ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा, पक्षाब कपासी। पक्षाब कपासी जो है कि निम्नलिखित में से ये जो है कि मेघों में से या आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक जाना है। ठीक है, इस प्रकार से इसको सजाना है। देखिएगा महानदी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो इस प्रकार देखेंगे हम लोग। 61 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, पहले 3 नंबर आ जाएगा दोस्तों, गोदावरी। ठीक है, पहले आपको 3 नंबर आ जाएगा गोदावरी। इसकी जो लंबाई है आपको 1465 है, 1465 किलोमीटर है। कितना है? 1465 किलोमीटर। फिर इसके बाद अब 2 नंबर आ जाएगा दोस्तों कृष्णा की लंबाई है आपको 1400 किलोमीटर। टोटल कितना है? 1400। फिर इसके बाद 4 आ जाएगा नर्मदा का 1312। ठीक है, 1312 किलोमीटर। फिर उसके बाद 1 नंबर आ जाएगा महानदी की लंबाई है 851 किलोमीटर। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो 62 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, 12 समुद्री मील, यानी कि लगभग 21.9 किलोमीटर। तो 12 समुद्री मील, 12 नॉटिकल मील, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी ऐसे कैसे सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? इनमें से युग में सुमेलित नहीं है। तो 63 का देखेंगे हम लोग, पीर पंजाल लघु हिमालय, ये सही है आपका। कंचनजंगा लघु हिमालय, ये आपको बी जो है कि गलत है, यही आपको सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपको करेक्ट हो जाएगा। काराकोरम ट्रांस हिमालय सही है। करेवा कश्मीर हिमालय, ये भी सही है आपका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपको सही हो जाएगा। लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा। पीर पंजाल जो है कि आपको जम्मू कश्मीर में, ये लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिब्बा तथा नेपाल में महाभारत रेंज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 64 नंबर यहाँ से कि भारतीय बाजार के अंतर्गत भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत पूछ रहा है। 64 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ये आपको शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर, भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त
उपलब्ध नहीं कराता है। क्या उपलब्ध नहीं कराता है? 65 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। निर्यात आयात बैंक को, यानी कि एग्जिम बैंक को। एग्जिम बैंक की स्थापना है जिसकी 1982 में हुई थी, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, 1982 में, एग्जिम 82, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। इसको जो है कि निर्यात आयात बैंक को नाबार्ड बैंक जो है कि पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। अगला प्रश्न 66 नंबर कि किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 66 का सी हो जाएगा दोस्तों, यूनिट बजट 1992-93, यूनिट बजट 1992-93। अगला प्रश्न है रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? देखिए काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्द्र भूमि संरक्षण से ये संबंधित है। वहीं पूछेगा आपको दोस्तों कि आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस जो कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी, याद रखिएगा डेट, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, 2 फरवरी मनाया जाता है। वहीं पूछेगा कि रामसर साइट भारत में अभी टोटल कितने हैं? तो 80, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो 69 का ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग, देखिएगा क्लोरोमाइसिटीन टाइफाइड नाशी, ये सही है आपको। क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी, ये भी सही है। क्विनीन मलेरिया रोधी, ये भी सही है। एस्पिरिन निषेचक, ये आपको गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपको ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। एस्पिरिन क्या है? ये दर्द निवारक दवा है। क्या है? दर्द निवारक दवा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 70 नंबर की बेसल कन्वेंशन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? बेसल कन्वेंशन क्या प्रदान करता है? तो 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के पारगमन आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश है, ये आपको प्रदान करता है बेसल कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो 71 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट है। जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी, ये आपको ये मानक मापदंड है। अगला प्रश्न है कि वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी क्या है? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हनोई, ठीक है। हनोई वियतनाम की राजधानी है। अगर लुसाका पूछ देगा तो लुसाका कहाँ की? जाम्बिया की राजधानी है। लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। और निकोसिया, वहीं कराकस आपको देखिए राजधानी है, कराकस आपको वेनेजुएला की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे? ध्यान दीजिएगा, परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता 73 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट, सोमनाथ शर्मा। क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र, क्या बोला? सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता सोमनाथ शर्मा हो जाएगा, राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय है? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। क्या हो जाएगा? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। कब? 1934 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 75 नंबर, जो कि सेट का आपको अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं किया? कौन सा खिलाड़ी है इनमें से जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं किया है? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन, एम एस धोनी। 75 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिखर धवन। ये कभी प्राप्त इन्होंने नहीं किया है। तो दोस्तों आई होप कि ये सेशन अच्छा लगा हो। और ध्यान दीजिएगा ये दोस्तों कि ये हम लोग जो सेट कर रहे थे एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 का ये आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख रहे थे हम लोग। और इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा कि वॉल्यूम 1 भी हमने कंप्लीट करा रखा है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन आई होप के सुनने में आ रहा है कि जून के मंथ में आपको लास्ट तक एग्जाम हो जाएगा। तो दोस्तों तैयारी लगातार कंटिन्यू करते रहें। तो चलिए मिलते हैं एक और सेट में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।